सर्दियों के दिन थे। बल्लू मोची पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूते की मरम्मत करने में व्यस्त था। उसकी दुकान बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक मैदान में थी, और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति उसका एक संदूक था। जिस समय बल्लू अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीजें उस संदूक में बंद करके रख जाता। ऐसे ही दुकान बंद हो जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और सूरज सर पर चमक रहा था, परंतु बल्लू फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पैर सर्दी से ठंडे हो रहे थे। वह अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूतों की मरम्मत उसी से करवाते थे, इसलिए उसे खाली बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी, और वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। बल्लू था तो बहुत ही गरीब आदमी, मगर लालच उसमें नाम मात्र के लिए नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज़्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वे अपनी गुजर बसर करते हैं। बल्लू गांव के ज़्यादातर लोगों की तरह ही अनपढ़ था, परंतु उसे गांव वालों के गरीबी का एहसास था, इसलिए वो उनसे जूतों की मरम्मत के ज़्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों की मरम्मत के बदले में रकम नहीं मिलती हो। गांव के लोग उसे काम के बदले में सब्जी, अंडे, चावल आदि दे जाते थे। एक बार उसने गांव के एक जमींदार के बच्चों के लिए नए जूते बनाए थे, तो जमींदार ने उसे बदले में एक बकरी दे दी थी। बकरी की वजह से बल्लू और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वह अपनी बीवी और दो बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए बल्लू को बड़ी ही सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी बीवी भी बहुत ही मेहनती और नेक औरत थी। वह घर तो संभालती ही थी, साथ ही साथ गांव में जमींदार के खेतों में काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दोनों की इस कड़ी मेहनत के कारण ही बल्लू के घर की गाड़ी चल रही थी। उसकी दोनों बेटियां छोटी थीं और गांव की ही पाठशाला में पढ़ती थीं। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। बल्लू उनसे कहता था कि तुम केवल पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन फिर भी वह दोनों घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थीं, जिसकी वजह से बल्लू की पत्नी को बड़ी आसानी हो जाती थी। बल्लू के घर की काफ़ी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में दो कमरे थे और उनकी छतें बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थीं। जब बारिश होती थी तो पानी कमरों में टपकने लगता था। बल्लू यह सब सोचकर परेशान हो जाता कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे ताकि बारिश होने से पहले वह घर की छतों की मरम्मत करवा सके, मगर अभी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे। इसीलिए तो वह सूरज डूबने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ पैसे ज़्यादा बचा सके और घर की छत की मरम्मत करवा सके। आज दोपहर को जब वह काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई। वह अपने साथ एक छोटी सी अंगीठी भी लाई थी, जिसमें कोयले से आग भी जल रही थी। बल्लू अपनी पत्नी को खाने को और अंगीठी को देखकर बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, अरे उषा, तूने तो आज कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? उषा अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और खुश होकर बड़े ही प्रेम से बोली, अजी, जैसी सर्दी यहाँ पर है वैसी सर्दी घर पर भी तो है, तो मैंने सोचा कि आप सर्दी में काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं अंगीठी में आग जलाकर ले आई। यह कहकर उसकी पत्नी ने खाना खोलकर उसके सामने रख दिया और बोली, आप खाइए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियाँ पाठशाला से वापस आने वाली होंगी, उन्हें भी खाना देना है। बल्लू ने कहा, ठीक है, तू जा, मगर उषा, तू यह भी सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुझे कोई भी सुख नहीं दे पाता। बस तू देख, जैसे ही घर की छत की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूँगा और तेरे लिए सोने की बालियाँ और हाथों के कड़े बनवाऊँगा। उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो। भगवान का शुक्र है और मैं बहुत ही सुखी हूँ। हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख रही हैं, मुझे ना बालियाँ चाहिए और ना ही कंगन। अब तो ओढ़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। पल्लू मुस्कुराकर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर चली गई। बल्लू ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। अभी ज़्यादा देर गुजरी नहीं थी कि उसे दूर से कल्लू आता दिखाई पड़ा। वह बल्लू के घर के पास ही घर में रहता था।
और ईंट के भट्टे पर मजदूरी का काम करता था। उसके हाथ में एक थैला था। पास आकर उसने वह थैला बल्लू के पास रख दिया। बल्लू ने उससे पूछा, कल्लू भाई कैसे आना हुआ? कल्लू ने धीरे से कहा, बल्लू, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसलिए जूतों की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पाँव आगे बढ़ाकर कहा। बल्लू ने देखा कि कल्लू ने जो जूते पहन रखे थे वह बहुत बुरी तरह से फटे हुए थे। बल्लू ने खामोशी से थैला उठाया जिसमें कल्लू मरम्मत करवाने के लिए जूते लेकर आया था। यह जूते भी बिल्कुल खस्ता हालत में थे और ऊपर का चमड़ा बहुत ही पुराना हो गया था, लेकिन फटा नहीं था। बल्लू ने जूतों को पलटकर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बल्लू की अनुभवी उंगलियों ने चमड़े को छूकर अंदाज कर लिया कि वह हिरन की खाल के बने हुए हैं, जो बहुत ही नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो बल्लू ने महसूस की वह यह है कि हिरन की खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, मगर यह जूते कुछ ज़्यादा ही वजनदार थे। परंतु बल्लू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब कल्लू ने देखा कि बल्लू जूतों को इतने ध्यान से देख रहा है, तो कल्लू कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं इतने पुराने और फटे हुए जूते देखकर बल्लू उनकी मरम्मत करने से मना न कर दे। इसलिए कल्लू ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, बड़े भाई, जूते बहुत ही पुराने हैं। इन्हें मैंने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है। यह जूते मेरे दादाजी के थे और किसी ज़माने में बहुत ही अच्छी हालात में थे। दादाजी की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका यह हाल कर दिया। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस यह समझ लो कि मेरी इज्जत का मामला है। बल्लू उसकी बातें सुनकर कुछ गंभीर सा हो गया और बोला, यह जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं और हिरन की खाल के जूते बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफ़ी पैसे वाले रहे होंगे। कल्लू ने गर्व से कहा, हाँ, वो बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव की बहुत सी जमीनों के वही मालिक थे। उनके जाने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा दिया। अगर वह संभल कर चलती तो हमारा यह हाल ना होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके बल्लू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। उसकी बातें सुनकर कल्लू ने नजरें झुकाकर कहा, बल्लू, एक बात और, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के लिए खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाया है। वो ईंटों का भट्टा जहाँ पर मैं काम करता हूँ, अब मैं उसके उसके मालिक के पास जाऊँगा। शायद वो कुछ पैसे मुझे उधार दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर पाऊँ। पल्लू ने कहा, देखो कल्लू भाई, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी भी बेटी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। भट्टे का मालिक तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, उनके मरम्मत के लिए यह पैसे मैंने जमा किए थे। मरम्मत तो बाद में हो जाएगी, उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। बल्लू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर कल्लू का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गईं। वो उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब क्योंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसलिए बल्लू ने दूसरे जूतों की मरम्मत का काम छोड़ा और कल्लू के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले तो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे। वह बुरी तरह से बीच में से टूट चुके थे। बल्लू ने अपनी संदूक में से सबसे महंगा वाला तला निकाला। यह तले वह गांव के अमीर जमींदारों के जूतों में लगाया करता था। उसके बाद वह अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो गए। बल्लू ने उन पर बहुत मेहनत की थी, इसलिए जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीज़ें संदूक में बंद की और कुंडी लगा दी। कल्लू के जूते का थैला उठाया और बल्लू अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते समय उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह बहुत ही जोश में था और तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूते का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थीं। उषा रात का खाना पका रही थी। बल्लू ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। वो आई तो बल्लू ने उसे कल्लू के जूते दिखाए और उसे अपने पास बिठाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा।
बल्लू की बातें सुनकर उषा की आंखें हैरत से चमकने लगीं। अपनी बात खत्म करके बल्लू ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और उषा को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उनको देखकर उषा हैरान भी थी और खुश भी थी। बल्लू ने कहा, अब हम कल्लू के घर चलेंगे। बेटियां खेल रही हैं तो चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दे, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगी। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ बल्लू कल्लू के घर पहुंच गया। कल्लू घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा था। उसने बल्लू और उसकी पत्नी को इज्जत से बिठाया। सब लोग बैठ गए तो कल्लू ने बल्लू को बताया कि भट्टे के मालिक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया है। साथ ही भट्टे के मालिक ने उसकी बेइज्जती भी की और कहा कि कल्लू उधार लेने के लिए हर समय मुंह उठाकर चला आता है। बल्लू ने कहा, कल्लू भगवान बहुत ही दयालु हैं। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाओगे। उसकी बातें सुनकर कल्लू का पूरा परिवार बल्लू को हैरानी से देखने लगा। बल्लू अपनी पत्नी को सारी बात पहले ही बता चुका था, इसलिए वह हैरान नहीं थी। कल्लू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो मुंह खोले बल्लू की बातें सुन रहा था। उन सबकी हैरानी और परेशानी देखकर बल्लू की पत्नी मुस्कुरा रही थी। बल्लू ने कहना शुरू किया, कल्लू तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैंने उनके जूतों की चीर-फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से यह चीज़ निकली है। उसने कपड़े की वह छोटी सी पोटली निकालकर उनके सामने रख दी। सब हैरानी से पोटली को देख रहे थे। जब कल्लू ने वह पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के देखकर सब हैरान रह गए। बल्लू ने वह पोटली उठाकर कल्लू के हाथों में दे दी और कहा, मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों और डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छिपा दिया था। इतनी सारी दौलत पाकर कल्लू फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। कल्लू की पत्नी इतनी खुश हुई कि वह चीख चीख कर रोने लगी। जब थोड़ी देर के बाद मैं उन लोगों की हालात कुछ संभली तो कल्लू बल्लू का हाथ थाम कर रोने लगा और कहने लगा, बल्लू भाई तुम इंसान नहीं बल्कि भगवान के दूत हो। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। तुम जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा नहीं होगा। बल्लू ने मुस्कुराकर कहा, कल्लू मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से तुम्हें यह धन मिला है और अब तुम इस गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरों को बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे तुम पहले तो अपनी बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर के बाद में बल्लू और उसकी पत्नी अपने घर के लिए चल दिए। रास्ते में बल्लू ने पत्नी से कहा, बल्लू की पत्नी ने बल्लू से कहा, आपको यह ईमानदारी किसने सिखाई? आप चाहते तो इस कीमती खजाने को छिपा भी सकते थे, किसी को क्या पता चलता। उनको बेचकर आप घर की छत ठीक करवा सकते थे, मेरे लिए सोने के जेवर बनवा सकते थे। बल्लू उसकी बातें सुनकर हंसा और फिर सीना तान कर बोला, हमारे घर की छत की मरम्मत भी होगी और तेरे जेवर भी बनेंगे। यह सब मैं अपने हाथों से कमाई हुई पैसों से करूँगा। उसकी बातें सुनकर पत्नी खेल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियां बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे इतना अच्छा पति मिला और मेरे बच्चियों को इतना अच्छा पिता मिला। अपनी तारीफ सुनकर बल्लू शर्मा गया। अपनी शर्म को छिपाने के लिए वह झूठ मूठ के गुस्से में उषा से बोला, उषा जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। उषा समझ गई कि उसकी तारीफ सुनकर बल्लू शर्मा रहा है। वह मुस्कुराई और तेज तेज चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय के बाद बल्लू ने धन इकट्ठा किया और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे तरफ सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।